हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की साइंस बुक का पहला चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके द्वारा जो समीकरण होती है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे उसको संतुलित किया जाता है, इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको और अच्छे से समझा पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो अधिक तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन भी अधिक तीव्र ज्वलनशील है, लेकिन इनसे जो नया पदार्थ बनता है जल, वो इन दोनों पदार्थों से अलग है, यानी कि नया पदार्थ यानी कि बन रहा है जिसके गुणधर्म इन दोनों से भिन्न है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील पदार्थ हैं, लेकिन जो इससे नया उत्पाद बना, इन दोनों अभिकारकों से मिला के जो उत्पाद बना उसके गुणधर्म इन पहले वाले अभिकारकों के गुणधर्म से अलग है। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आया होगा। इसमें और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम भौतिक विधियों से उलट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं कर सकते, अर्थात जो अभिकारकों से उत्पाद बना है उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते। पहला पॉइंट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को पुनः भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं कर सकते। जैसा कि जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई अभिकारक नया उत्पाद बना देता है तो उस उत्पाद से हम पुनः अभिकारक वाष्पीकरण विधि द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही ऊध्र्वपातन है, ऊध्र्वपातन विधि द्वारा भी हम रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं कर सकते। आसवन विधि, इसके द्वारा भी हम रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं कर सकते। और अपकेंद्रीकरण, ये कुछ पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रियाओं को उलट नहीं कर सकते। ये भौतिक विधियां हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल जैसे अवस्था में परिवर्तन, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं उनसे जो नया उत्पाद बनता है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं, अर्थात ये दोनों हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। दोनों गैसें मिलकर क्या करती हैं,
नए पदार्थ यानी कि जल का निर्माण करती हैं, जो कि एक लिक्विड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक से बनने वाले उत्पाद का रंग बदल भी सकता है और नहीं भी। ऐसे ही ताप में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस दौरान, उस क्रिया के दौरान जब कोई उत्पाद बनता है तो उस का जो तापमान होता है उसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ऐसे ही गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है तो उस क्रिया के दौरान कुछ न कुछ मात्रा में गैसों का उत्सर्जन भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट, हम दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले आपने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके उदाहरण पढ़े। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना। जैसे कि आपने अभी रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, अर्थात नया पदार्थ बनना। तो यहाँ पर भोजन का पाचन, जब हम भोजन के रूप में कुछ खाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो उससे उसकी अवस्था और रंग रूप, उसका सब कुछ जो है बदल जाता है, अर्थात वहाँ पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भोजन का पाचन। श्वसन के दौरान भी इसको भी हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब हम किसी लोहे की ये छड़ है, इसको हम नमी में रख देंगे तो इस पर जंग लग जाएगा और धीरे धीरे इसमें इसका जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे क्या होगा? इसका जो लोहा है, लोहे पर जंग जब लगता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है, यानी कि धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और नए पदार्थ में बदल जाता है। कठोर से, जब ये शुरू में लोहा था ये बिल्कुल कठोर था और जब जंग लग जाता है तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और नए पदार्थ में बदल जाता है। तो ये भी क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है दही का बनना। दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने देखा होगा जब दूध से दही बन जाती है तो दही से कभी भी हम दूध को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपके समझ में आया होगा। इनके कुछ उदाहरण और अभिक्रियाएं हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभिकारक। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक होते क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, तो देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हों। ठीक है, ऐसे पदार्थ। नेक्स्ट है उत्पाद। उत्पाद किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाए? अभिकारक। और अभिकारक
के बाद जब रासायनिक क्रिया हो जाती है उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? दोनों, ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। ये दोनों अभिकारक हैं। और जल क्या है यहाँ पे? जल क्या है? उत्पाद। जल का यहाँ पर उत्पाद हुआ है। तो आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट। आपने इसी चैप्टर की में जो क्रियाकलाप 1.1 है उसमें देखा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, अर्थात उसका स्वरूप बदल जाता है। हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको ऑक्सीजन में के प्रेजेंट में जलाया और क्या मिला हमें? सफेद अवक्षेप के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, परिभाषा क्या है, उसमें कौन कौन से चीज़ भाग लेते हैं। जैसे हमने अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं और इसको कैसे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे कोई हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो हमारा तरीका होता है उसको हम शब्दों में लिखें या प्रतीक रूप में लिखें। तो जो वो लिखने का जो हमारा तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पदार्थ के प्रतीक होते हैं उनका हम इस रासायनिक समीकरण को लिखने में उनका हम उपयोग करते हैं। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ है सॉलिड अर्थात ठोस। ठोस को हम एस से डिनोट करते हैं और जो लिक्विड होता है, द्रव होता है हमारा, उसको एल से डिनोट करते हैं और जो गैस होती है उसको जी से, और जो जलीय विलयन होता है उसे हम एक्वस कहते हैं और उसको हम ए क्यू से डिनोट करते हैं। ये उन उत्पादों और अभिकारकों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं इन प्रतीकों के द्वारा। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जैसे क्रियाकलाप 1.1 से अभी हमने बताया था आपको कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु में, ये मैग्नीशियम है, इसको प्रतीक रूप में कैसे लिखेंगे? Mg। और इसको कहें कि प्रेजेंट में जलाया जाता है वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। और इसके बाद हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब ये क्या है? देखिए इसमें यहाँ जब ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, इनके दौरान जब हम उत्पाद हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इस प्रतीक रूप को लिखने के लिए हमें पूर्ण रूप से, ये हमारी क्या है? कंकाली
समीकरण, इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्योंकि इसमें अभी जो परमाणुओं की संख्या है वो संतुलित नहीं है। अभिकारकों की ओर देखते हैं तो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और उत्पाद में जो है ऑक्सीजन का 1 अणु है। यदि हम इनके अणुओं की संख्या पूर्ण कर दें तो तब जाके ये संतुलित समीकरण